5 साल की एक लड़की जिसका नाम पीहू होता है। पीहू रोते हुए बिलखते हुए अपने नानी से कहती है कि नानी, मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। कई दिनों से ना मम्मी से बातचीत हुई है और ना ही मम्मी को तुमने मुझे दिखाया है। जब नानी ये बात सुनती है तो नानी भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं इससे क्या कहूँ। तभी वो उससे कहती है कि जो तुम्हारी मम्मी है ना, वो मम्मी तुम्हारी वहाँ चली गई है जहाँ तुम्हारे पापा काम करते थे, यानी कि वो लंदन चली गई है। अब वो लंदन में है। अगर तुम्हें लंदन जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे एक बच्चों को समझाया जाता है, ठीक वैसे ही वो समझाती है। लेकिन वो बच्ची नहीं थी। वो कहती है कि मेरे पापा तो ड्रम के अंदर है, मेरे पापा लंदन में तो है ही नहीं। अब मेरी मम्मी वहाँ अकेली क्या कर रही है। जैसे ही नानी ने ये बात सुनी, नानी की भी आंखें वहाँ भर आती है और नानी भी रोने लगती है और रोते रोते अपने घेवती से पीहू से कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा भले ही ड्रम के अंदर चले गए हैं, लेकिन ड्रम से वो सीधा भगवान के घर चले गए हैं। वहाँ से वो लौट करके नहीं आ सकते हैं और तुम्हें अपने माँ के पास जाना है। अगर माँ के पास जाना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको, और मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। दरअसल पीहू को तो यहाँ पर नानी ने समझा दिया, बुझा दिया और उसे कोई न कोई बहाने से पीहू को तो उसने शांत कर दिया। लेकिन सच यहाँ पर यह है कि जो उस पीहू की माँ है वो मेरठ के जेल के अंदर बंद है। और हद तो तब हो जाती है जब वो जेल में जाती है और जाने के बाद कहती है, जेलर साहब, मुझे और मेरे प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला को हमें एक ही बैरक दे दो। हम एक साथ ही जिंदगी बिताना चाहते हैं, एक साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। कानून कहता है कि महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों को अलग रखा जाता है। एक साथ उनको रख नहीं सकते और उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती और ना कभी अब आगे हो पाएगी। अब उन्हें पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा, अलग ही रहना पड़ेगा और शायद उन्हें कभी ये पछतावा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है इस कत्ल के बाद में, तो उस बातों को देखते हुए जो वीडियोस वायरल हो रही है, उन्हें देख करके, उनके बारे में जान करके बड़ी ही हैरानी होती है, परेशानी होती है। आज के इस घटनाक्रम को जानने के बाद आप लोगों को भी हैरानी होगी, आप लोग भी परेशान हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, जो कि ज्वेलर्स का वो काम किया करता है, और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है। 18 मार्च 2025 को वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोबी, उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास होती है, उस लड़की का वो हाथ पकड़ते हुए थाने लेकर के पहुंच जाते हैं। और थाने जाने के बाद कहते हैं कि ये लीजिए, इस लड़की ने इसने मेरे दामाद को मार दिया है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से, बहुत भयानक तरीके से मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको जेल भेज दो और उसके बाद इसको फांसी चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी अब देखना नहीं चाहते हैं। पुलिस वालों ने जैसे ये बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। दरअसल ब्रह्मपुरी थाने के जो एसएचओ होते हैं, रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद संभवतः ये भारत के पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके थाने लेकर के आए हैं कि देखो, इन्होंने हमें हमारे दामाद को मार दिया है। ये कितना अपने दामाद से प्यार करते हैं। वो थोड़ा सोचने लगते हैं और इसी बीच में उन्होंने इस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की यानी कि मुस्कान रस्तोगी साफ साफ यहाँ पर कहती है, अपने माँ की तरफ देखते हुए, घूरते हुए ये कहती है कि ये मेरी माँ कतई नहीं हो सकती, ये मेरी माँ है ही नहीं। जब ये बात कही जाती है तो पुलिस वाले वहाँ पर पूछते हैं कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरी सगी माँ नहीं है। अब इसके बारे में जब पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है, कविता से पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी सगी बेटी है या फिर नहीं है, तभी कविता वहाँ पर कहती है कि मेरी जो बहन है जिसका नाम जूली है, अक्सर इसका सब वक्त जो है जूली के साथ बीता है, उसी के साथ गुजरा है।
इसीलिए ये उसे ही अपनी माँ के जैसी समझती थी और उसे माँ ही ये कहती थी। और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब से वो गई है तब से इसके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से सदमा लगा हुआ है। इसने शायद कभी मुझे अपनी सगी माँ माना ही नहीं है, लेकिन मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। पुलिस वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा रिश्ता है। सगी माँ और बेटी है और उसके बावजूद भी ये बातचीत ऐसे कर रही हैं जैसे कि ये सगे नहीं हैं। और इस बात की चर्चा फिर मीडिया में भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। दरअसल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस लड़की को और जो इसका प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, इनको जेल भेज दिया। जब ये जेल जा रहे थे तो दरअसल इनको नशे की लत लगी हुई थी। बिना नशे के ये रह नहीं सकते थे। जेल में जाने के बाद इन्होंने दो चीज़ की डिमांड की कि साहब, एक तो हमें एक साथ एक ही बैरक में रख दीजिए, हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ जीना चाहते हैं और साथ साथ ही मरना चाहते हैं, और साथ ही हमें कुछ नशे की व्यवस्था भी कर दीजिए। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी हंस पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी मांग कर रहे थे ये कभी भी उनकी पूरी नहीं हो सकती थी। ना तो जेल में नशा दिया जाता है और ना ही महिला और पुरुष को जेल में एक साथ रखा जाता है। दरअसल एक कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुरी निवासी एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। साल 2016 में उसके एक पास के ही इंदिरानगर के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, उससे इसको प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि उसको लेकर के ये लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। लगभग 10 दिन तक ये लोग दिल्ली में रहते हैं और लड़के और लड़की वाले दोनों ही अपने अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आखिरकार 10 दिन के बाद उन्हें दिल्ली से ढूंढ करके लेकर के आती है और इन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। इतने बड़े बड़े वादे और इतनी बड़े बड़े कस्में खा ली थी कि मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत के बिना वो दोनों रह नहीं पा रहे थे। और हाल यहाँ पर यह हो जाता है कि इन दोनों की साल 2016 में शादी भी हो जाती है। इसी बीच में शादी हो जाती है, लड़का लंदन चला जाता है। लेकिन लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अब लड़की उस लड़के के बिना रह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने मर्चेंट नेवी की जो लंदन में नौकरी थी उसको छोड़ करके वापस वो घर आ जाता है और अपने पत्नी के साथ दिल्ली रोड एक स्थित दुकान होती है उसमें काम करता है और पत्नी के साथ वो जिंदगी जी रहा था। साल 2019 में उनको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और इसी बीच में जो ये मुस्कान होती है, मुस्कान को अपने एक सहपाठी यानी कि जो क्लासमेट में एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उससे इसकी मुलाकात हो जाती है। एक इत्तेफाक से व्हाट्सएप पर ग्रुप बनता है और एक पार्टी होती है और पार्टी के बाद ऐसे ही बातचीत होती रहती है और ये अपने सहपाठी जो कि क्लासमेट होता है उसके नज़दीक चले जाती है और अपनी ही जो प्रेमी होता है उससे जो पति बना हुआ था उससे ये दूर चली जाती है और धीरे धीरे गैप यहाँ पर बढ़ता चला जाता है इन दोनों का। और क्लासमेट से दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे। साल 2023 में एक ऐसा मौका आता है कि सौरभ राजपूत चला जाता है लंदन में, उसे एक बेकरी में नौकरी लग जाती है और वो वहीं रहता है लगभग 2 साल के लिए। लेकिन जब लौट करके वापस आता है 24 फरवरी 2025 को, तो पता चलता है कि इसी बीच में जो ये मुस्कान रस्तोगी होती है उसकी साहिल शुक्ला से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, इसको मारना ही पड़ेगा। और 3 मार्च 2025 की वो रात आती है। उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसका न केवल कत्ल करते हैं बल्कि उसके शरीर के टुकड़े करते हैं और उसके बाद इसको एक ड्रम में पैक करते हैं और यहाँ से आराम से वो लोग निकल जाते हैं। दरअसल अगर हम साहिल शुक्ला के बारे में बात करें तो साहिल शुक्ला के जो पिता है जिनका नाम है नीरज शुक्ला, वो 18 साल पहले उनके पत्नी की मौत हो चुकी थी और पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद वो नोएडा में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। उनको 4 बच्चे होते हैं। अगर पहले बड़े बेटे की बात करें जिसका नाम आशीष शुक्ला होता है जो कि लंदन में रह करके ही नौकरी करता है, और दूसरे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम दिवांशु शुक्ला होता है जो कि प्रतापपुर के मेरठ फैक्ट्री के अंदर वो गेंद जो बनती है उनका वो काम करता है।
और बहन जिसका नाम समीक्षा शुक्ला होता है। समीक्षा शुक्ला जो होती है वो नोएडा में रह करके प्राइवेट नौकरी करती है। और चौथे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। साहिल शुक्ला ब्रह्मपुरी के पास में ही एक गौरीपुर जगह लगती है, वहां पर मकान होता है इसके पिता नीरज शुक्ला का, जो कि 20 साल पहले खरीदा गया था। खुद तो वो नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन मकान यहाँ रह जाता है। और मकान में उसका जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है वो रहता है। और फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी रहती है। जब इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस घर की दहलीज को लांगा और पार किया और उसके बाद उसके कमरे में जाती है, तो वहां जाकर के देखती है तो कुछ अजीब तरीके की आकृतियां और कुछ अजीब तरीके के चित्र बने हुए थे। शैतान की पेंटिंग बनी हुई थी और खून टपकते हुए इस तरीके की पेंटिंग है जैसे कि देख करके कोई भी इंसान डर जाए। कमरे में डरवानी तस्वीरें जगह जगह बनी हुई थी। साथ ही दीवार पर 5 बार 6 लिखा हुआ था। और ये क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी कुछ समझ में नहीं आता। दीवार पर 2 हाथ बने हुए थे, एक हाथ में सिगरेट होता है और दूसरे हाथ से वो सिगरेट मांगी जा रही थी। पेड़ों के चित्र बने हुए थे, अजीब अजीब तरीके की आकृतियां थी। घर में एक बिल्ली होती है और वो बिल्ली अजीब तरीके की आवाज़ निकालती है जिससे कि अड़ोसी पड़ोसी वाले लोग भी दिक्कत होती है उनको। अब इसके बारे में जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि साहिल की जो माँ है उसकी 18 साल पहले मौत हो जाती है। उधर जो मुस्कान है जो कातिल है उसकी जो मौसी है उसकी भी मौत हो जाती है जिसका नाम जूली होता है। दोनों ही अपनी अपनी माँ, जो ये मुस्कान होती है उसे अपने जूली को, अपनी मौसी को ही वो सगी माँ मानती है। और साहिल की जो माँ है वो 18 साल पहले ही मर चुकी है। और ये लोग इतने अंधविश्वास में डूब जाते हैं कि दोनों को दोनों ये चाहते हैं कि वो जूली से बात करना चाहती है और ये साहिल अपनी माँ से बात करना चाहता है। स्नैपचैट पर भी तमाम तरीके की फेक आईडी पर भी ये लोग बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने माँ से ही बात कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे थी मुस्कान रस्तोगी। अब यहाँ पर जब कत्ल करते हैं तो कत्ल करने के बाद जो जांच पड़ताल में बात सामने आती है तो वो बड़ी चौंकाने वाली सामने आती है। इन्होंने कत्ल का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने हत्या का, मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। इन्होंने अगर इस्तेमाल किया तो वध शब्द का प्रयोग किया है। और चाकू को दिल के बिल्कुल करीब से लेकर के जाते हैं, जैसे कि फिल्मों में दिल बना हुआ होता है और उसमें एक तीर निकला हुआ होता है, ठीक वैसे ही दिल पर चाकू चलाया जाता है। इसी हिसाब से कि क्योंकि इन्हें तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। और यहाँ से सर और जो हाथों के पंजे थे उनको घर लेकर के जाते हैं। रात के 3 बजे के आसपास ये जो कत्ल होता है वो 3 मार्च 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास से लोग कत्ल करते हैं और 3 बजे यहाँ से सर और हाथ लेकर के जाते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि उसको ले जाने के बाद ये शायद पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने का एक ही मकसद था कि शायद इनको, साहिल को अपनी माँ से बातचीत हो जाए और ये जो मुस्कान रस्तोगी होती है ये अपनी मौसी यानी कि अपनी माँ से, जिसको अपनी सगी माँ मानती थी, उससे इसकी बातचीत हो जाए। पुलिस के पूछताछ में जो कविता रस्तोगी है, मुस्कान की असल माँ जो है, उससे जब बातचीत होती है तो वो बताती है कि इसने लगभग 8 महीने पहले इसके बारे में पूछा था। वो बारा था कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना, यानी कि कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना, इसके बारे में उसने इससे पूछा था माँ से। और जैसे ही कविता रस्तोगी ने ये बात सुनी, कविता रस्तोगी एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि जब इसके बारे में तुम्हारे नाना जी, क्योंकि नाना जी इसके जो होते हैं वो ज्योतिषी होते हैं, जब नाना जी ने इस बात की शुरुआत भी की थी, इसके बारे में सोचा भी था, तो उन्हें एकदम हार्ट अटैक आ गया था। क्या तुम पूरे के पूरे परिवार को खत्म करना चाहती हो? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। और जब से ही ये इसके संपर्क में आई थी शायद शुक्ला के, तब से इनके तंत्र मंत्र विद्या के बारे में ये कुछ न कुछ हमेशा प्लानिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि नवंबर 2024 से सौरभ के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके लिए सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर दी थी। किस तरीके से ब्लीच खरीदी गई ऑनलाइन, किस तरीके से चाकू खरीदा गया, किस तरीके से एक ड्रम खरीदा गया,
सब कुछ एकदम पूरी तैयारी हो चुकी थी और तैयारी होने के बाद आखिरकार इन्होंने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद 3 मार्च को ये कत्ल करते हैं और 4 मार्च को उसके लाश को ठिकाने लगाते हैं, ड्रम के अंदर पैक करते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और जाते कहाँ हैं? इस शिमला, मनाली, कसोल पहाड़ों की ये लोग सैर कर रहे थे और ऐसे घूम रहे थे कि जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही ना हो। वहाँ रह करके होली का लोग पर्व भी मनाते हैं, वहाँ रह करके वो खूब डांस भी करते हैं। इनके जो गाने हैं, गाने पर जो इनके डांस वाले जो वीडियोस हैं, वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतने भयानक रूप में कत्ल किया है। लोगों को लग रहा है कि कितने सामान्य से इनके लिए बात है। 16 मार्च को इसका जन्मदिन होता है, शरद शुक्ला का। बड़े आराम से 16 मार्च को इसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। खूब लोग डांस करते हैं, खूब नाचते हैं और ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आखिरकार जब ये पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, कि इस चीज़ को जब मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल सके, ये जान सके कि आखिरकार कत्ल के पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर लोग भी इस बात को देख करके हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से धड़ को गर्दन से अलग किया है, पंजों को अलग किया है और उसके बाद उन पूरी बॉडी जो बाकी हिस्सा उसका बचता है उसको उस ड्रम के अंदर पैक करने के लिए किस तरीके से उसको तोड़ करके, उसको मरोड़ करके उसको उसके अंदर फिट किया था। जो ये मुस्कान होती है ये पीपी नगर में जाती है राज अरोड़ा के शॉप पर, दुकान पर, जहाँ पर डस्ट मिलता है, जहाँ पर सीमेंट मिलता है। वहाँ से डस्ट और सीमेंट लेकर के आती है और उसको पैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पैक कर रहे थे तो सीमेंट भी कम पड़ जाता है और डस्ट भी कम पड़ जाता है। इसके बाद ये ब्रह्मपुरी के शारदा रोड पर एक आशू की दुकान होती है। आशू के दुकान पर जाती है और जाने के बाद कहती है कि हमें थोड़ा सीमेंट और चाहिए और थोड़ा सा डस्ट भी चाहिए। जो भी मात्रा थी उससे वो मात्रा मांगी जाती है और मांगने के बाद फिर घर आते हैं और बाकी जो हिस्सा बचा था उसको पैक करने से उसको फिर पैक कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि डर था, घबराहट थी कि जो कर रहे हैं इससे कुछ कोई बड़ा बवाल हो जाएगा, पुलिस ने पकड़ लेना। उन्हें पुलिस का खौफ नहीं था, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हम तो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में काबू में कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये जो प्लानिंग करी थी तंत्र मंत्र विद्या की, ये शारदा रोड पर सिंगल बर्तन स्टोर पर भी जाते हैं, बड़े आराम से इत्मीनान से जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो इसका मालिक होता है अंकित गुप्ता, उससे कहते हैं कि एक चाकू दे दीजिए, चाकू खरीदना है। और उसने पूछा कि क्या करोगे इतने बड़े चाकू का। इन्होंने कहा कि दरअसल मुर्गा काटना है, लेकिन वो बताना यहाँ पर भूल गए। काश उसके मुंह से सच निकल जाता तो ये शायद कत्ल नहीं होता। उन्हें इंसान को काटना था, किसी मुर्गे को नहीं काटना था। यही नहीं, ये जली कोठी पर जाते हैं, सफरुद्दीन जो एक ड्रम बेचने वाला था उसके पास जाते हैं और जाकर के उसे ड्रम मांगते हैं। जो उसका लड़का फरमान होता है 1200 रुपये में ड्रम का सौदा कर लेते हैं और आराम से ड्रम लेकर के आते और घर पर ला करके रखते हैं। और यहीं पर नहीं, खैर नगर पर एक उषा मेडिकल स्टोर होता है, यहाँ से ये नशीली दवाइयाँ भी खरीदते हैं। क्योंकि जब कत्ल किया गया था तो कत्ल से पहले उस लड़की को पहली बार में 25 फरवरी की रात को खाने में एक नशीला पदार्थ मिलाया गया था, लेकिन उसने 25 तारीख को तो खाया पिया नहीं था। लेकिन 3 मार्च जब अपनी माँ के घर से वो कोफ्ते बनवा करके लेकर के आया था तो कोफ्तों में उसने धोखेधड़ी से नशीला पदार्थ मिला दिया। और वो नशीला पदार्थ जो लाया गया था, जो इंजेक्शन या फिर गोलियां जो लाई गई थी, वो खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर से लाई गई थी और वो उसको दी गई थी। इसके बाद टैक्सी की उन्होंने एक, जो कि शिवा ट्रेवल्स होता है वहाँ से, और जिसका नाम, ड्राइवर का नाम था अजय सिंह। ये लगभग 13 दिन तक मेरठ से मनाली और शिमला और कसूर ऐसी जगह पर लोग घूम रहे थे। और एक अखबार में हमने पढ़ा था, इन्होंने अजय सिंह से कहा, जो ड्राइवर होता है, कि 16 मार्च को जन्मदिन इनका होता है और कहीं से भी किसी भी कीमत पर आपको एक केक लेकर के आना है, ला के जितने जल्दी हो सके हाजिर हो जाइए। वो हुक्म बजा रहा था क्योंकि वो एक मालिक का आदेश था, तो ये सब उसने किया। इसके बदले में उसने जो ट्रेवल्स था उसके लिए 54,000 रुपये की रकम उसने दी थी। जैसे इतने सारे जो नाम ले गए हैं
राजनगर के हो, चाहे वो अरोड़ा हो या फिर टीपी नगर का अरोड़ा हो या फिर आशू के दुकान वाले हो या फिर बर्तन वाले अंकित हो या फिर सफरुद्दीन हो। दरअसल पुलिस ने इनसे बारी बारी से सबसे पूछताछ करी है और पूछताछ करने के बाद चार्जशीट में इसको मेंशन भी किया जाएगा। और जो मेरठ के एसएसपी हैं विपिन तारा, उन्होंने जिला जज को एक पत्र भी लिखा है और पत्र में ये लिखा है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाना चाहते हैं ताकि कम से कम समय में ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा हो जाए और देश को एक संदेश मिले। देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि जिस तरीके से सौरव राजपूत की हत्या की गई है उसने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2021 में ये दोनों अगर मिले थे या अपने से मिले थे और बहुत नज़दीक आ चुके थे, लेकिन अगर एक तलाक ले लेते और तलाक लेकिन लड़का लेना नहीं चाहता था क्योंकि तंत्र मंत्र से इन्होंने कुछ साधना या कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली थी और शायद इसीलिए ये तलाक नहीं ले पाते हैं। शायद ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस अभी जांच पड़ताल इसमें कर रही है और इनकी जो ख्वाहिशें थी जो जेल में जाने के बाद कि हम लोग साथ में रहेंगे, वो ख्वाहिश ना पूरी होगी, ना हुई और ना कभी हो पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको यहाँ पर बताना है कि मोबाइलों का इस्तेमाल जब कोई कर रहा हो तो उसके बारे में बीच बीच में, चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो या फिर जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको देख लेना चाहिए। इस लड़की के बारे में जो मुस्कान रस्तोगी होती है, ये बताया जाता है कि पति तो रहता था जिसका लंदन में और माँ अलग रहती थी, वो माँ के साथ जाना नहीं चाहती थी और ससुराल वालों ने सौरव राजपूत को बेदखल कर दिया था। अब यहाँ वो अकेली रह जाती है और उसके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के अलावा उसके पास एक कमरा होता है। उसी जगह पर वो मोबाइल में अक्सर बिजी रहती थी, ज़्यादातर वो मोबाइल में ही बिजी रहती थी। मकान मालिक वहाँ साफ साफ बताता है कि इसके पास मिलने के लिए अगर कोई आया करता था तो वो साहिल शुक्ला ही सिर्फ आया करता था। बहुत बहुत देर तक आखिर वो वक्त वहाँ पर बिताया करता था, कोई रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था और ये लोग खाना भी नहीं बनाते थे। जोमेटो से ये लोग खाना मंगाते थे और आराम से खाना खाते थे क्योंकि कमाने वाला तो लंदन में बैठ करके कमा ही रहा था और शायद पता नहीं क्या उसके इरादे थे। पुलिस जांच करने के बाद सभी चीज़ों दुनिया के सामने रखेगी और फिर बाद में समझ में आएगा। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और जाते जाते आपको ये बताना है कि ऐसी जो घटनाएं हैं हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब कि सिर्फ महिलाओं के कत्ल होते थे या फिर कि हत्याएं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर दौर बहुत बदल चुका है। जिस तरह से आगे आने वाला समय बदल रहा है, इस तरह से घटनाओं की जो संख्या है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। सरकार को इसको कोई ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।